डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बेलारी मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आप सभी हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से आपकी जो स्टडी है वो इस कोरोना काल में भी सही रूप से चल रही होगी। हमारा ये प्रयास है कि आपकी शिक्षा पर किसी भी प्रकार का इन बीमारियों का कोई असर न हो, इसलिए हम आशा करते हैं कि आप सभी ये जो वीडियो यहाँ से बनती हैं इन सबको देखते हैं और अपनी PDF से अपना सारा कार्य पूर्ण रूप से कर रहे होंगे। इसके साथ ही आज हम आपको इतिहास विषय के भारत में राष्ट्रवाद जो अध्याय है उसका दूसरा भाग हम आज आपको इस वीडियो में समझाएंगे जो आपको समझना है। इससे पहली वीडियो में हमने इसके पहले भाग में आपको समझाया कि किस प्रकार हमारे देश में अंग्रेज आ गए, उसके बाद हमारे देश के व्यक्तियों ने कैसे उनको निकालने के लिए नई नई योजनाएं बनाई। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए 1915 ईस्वी में और उन्होंने यहाँ पर आकर अनेक प्रकार के आंदोलन चलाए। इसमें कहीं उन्होंने अहमदाबाद के मजदूरों के लिए कार्य किया, कहीं खेड़ा में उन्होंने एक आंदोलन चलाया, अनेकों आंदोलन उन्होंने इसी प्रकार से चलाते गए। लेकिन इसी बीच अंग्रेज एक एक्ट ले आए जिसको रोलैंड एक्ट कहा जाता है, जिसके विरोध में सभी भारतीयों ने वहाँ मतलब अचानक कई जगहों पर इसका विरोध किया गया। कानून भी बहुत ही अलग तरीके का था जिसको भारतीयों ने नाम दिया बिना अपील दलील और वकील का कानून। इसमें इसके आगे की घटना वहाँ इस प्रकार से हुई जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी इससे अंग्रेजों के जो अधिकारी थे वो बहुत ज़्यादा बौखला गए और उनको लगा कि अब हमारा भारत से स्टेट उठने वाला है, अब भारतीय हमको यहाँ टिकने नहीं देंगे। तो उन्होंने सोचा कोई ऐसी घटना को अंजाम दिया जाए जिससे भारतीयों के अंदर हमारा डर इसी प्रकार से बना रहे जैसा पहले से बना हुआ था। इसमें इन्होंने जलियांवाला बाग एक जगह थी, इसको नाम दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड। पंजाब जो हमारा एक प्रांत है उसमें एक शहर पड़ता है अमृतसर। उस अमृतसर शहर में 13 अप्रैल 1919 को एक बैसाखी का पर्व मनाया जाता था। यहाँ पर बैसाखी के मेले के लिए इस जलियांवाला बाग जो एक स्थान है वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई, हजारों की तादाद में लोग वहाँ इकट्ठा हुए और वो वहाँ पर सभी अपना हंसी खुशी के साथ अपना बैसाखी का त्यौहार मना रहे थे। लेकिन इसी क्षेत्र में अब उनको ये जानकारी नहीं थी कि इस क्षेत्र में भी मार्शल लॉ कानून लागू हो गया है। ये कानून इसी प्रकार का है जैसे कहीं भी एक साथ बहुत सी भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती, लेकिन इसका नियम दूसरा होता है कि किसी सभा के लिए या किसी धरने के लिए या किसी आंदोलन के लिए ऐसा हो सकता है। लेकिन ये लोग तो केवल अपना एक मेले का आयोजन यहाँ पर था, अपना हंसी खुशी से एक मेला मना रहे थे। लेकिन इस पर भी जनरल डायर ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया और उस पूरी भीड़ पर अनाधूत तरीके से गोलियां बरसा दी गई। वह लोग गोलियों से बचने के लिए एक पास में कुआं था, उसी बाग के अंदर बाग के जो दरवाजे थे उनको इसने बंद कर दिया, पहले से ही अपने सैनिकों से बंद करा दिया। तो लोग उस कुएं में कूदने लगे, लेकिन कुएं में कूद कर भी वो लोग अपनी जान वहाँ पर बचा नहीं पाए और वो सभी लोग जो कुएं में कूदे उनकी भी कुएं के अंदर ही मृत्यु हो गई। इसके बाद वहाँ कुछ लोगों ने जो इसमें सबसे ज़्यादा जो कहीं जब भीड़ के अंदर ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं तो बच्चों और बूढ़ों इन सबको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, उनकी मृत्यु सबसे ज़्यादा होती। केवल अंग्रेजों का ऐसा करने का मकसद उनका ये था कि भारतीयों के अंदर जो उनका डर है वो इसी प्रकार बना है, वह उस डर को उसी प्रकार से विद्यमान रखना चाहते थे। इस घटना से बहुत अत्यधिक दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने अपने सत्याग्रह को वापस ले लिया। उन्होंने सत्याग्रह को वापस ले लिया। इसके उपरांत महात्मा गांधी जी ने
एक आंदोलन असहयोग आंदोलन के नाम से चलाया, जिसको मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली के मिलने के बाद नाम दिया गया असहयोग खिलाफत आंदोलन। असहयोग खिलाफत आंदोलन यानी कि हमें सभी भारतीयों को एक रहना है और जो अंग्रेज हैं उनका हमेशा हमें उनकी खिलाफत करनी है, यानी कि उनके विरोध में जाना है। गांधी जी ने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज, जिसका प्रकाशन 1909 ईस्वी में उन्होंने किया, यानी उसको प्रकाशित किया। उसमें साफ साफ महात्मा गांधी जी ने लिखा है, ने कहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और इस आंदोलन में गांधी जी हुआ था और भारतीयों के सहयोग से ही चल रहा है। जिस दिन भारतीय के जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, वह उनको सहयोग देना बंद कर देंगे, उनके सामानों को खरीदना बंद कर देंगे, उस दिन ये ब्रिटिश लोग यानी कि ये अंग्रेज अपने देश को वापस चले जाएंगे। ये महात्मा गांधी जी ने कहा अपनी इस पुस्तक हिंद स्वराज में। उन्होंने कहा कि जब इनका कोई सामान ही नहीं खरीदेगा, जो ये चीज़ें बनाते हैं, तो इनका व्यवसाय नहीं होगा या इनका व्यापार नहीं चलेगा, तो इनकी चीज़ों को जब लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो यहाँ रह के क्या करेंगे। वो समझते थे कि ये सब कुछ, यानी उस समय की जो व्यवस्थाएं थी, भारत के पास ऐसी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि भारतीय जो लोग बनाते थे, एक तो संसाधनों की बहुत कमी थी, चीज़ें बन नहीं पाती थी, वो वहाँ से ला करके संसाधन और यहाँ उन चीज़ों को अपना व्यापार करते थे, तो उनको लाभ होता था। तो गांधी जी ने इसके बाद गांधी जी इस आंदोलन में सभी भारतीयों को, गांधी जी का एक उद्देश्य था कि ये अब इस समय जो आंदोलन हो, तो इसमें चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो या अन्य दल हो, उन सभी दलों को एक साथ लाना और उनसे एक साथ सभी ने मिलकर के और इस आंदोलन को आगे बढ़ाना, ये उनका उद्देश्य था इस आंदोलन का। तो इसी उद्देश्य के चलते महात्मा गांधी जी मोहम्मद अली और शौकत अली से मिले, जो मुस्लिम लीग एक पार्टी थी उसको चलाते थे ये लोग, उनसे मिले और उनसे इस आंदोलन पर इन्होंने बात की कि आप भी सभी लोग इस असहयोग आंदोलन में भाग लें। तो इन सभी ने इस आंदोलन में एक ही मांग थी कि इस आंदोलन की मांग थी कि हमें स्वराज चाहिए, यानी हमें हमारा देश स्वतंत्र चाहिए। तो इसके लिए महात्मा गांधी जी ने कहा कि जब तक हम सभी लोग, हम सभी भारतीय एक साथ नहीं आएंगे, तब तक यह कार्य हम पूरा नहीं कर सकते। तो इसके लिए जनवरी 1921 में महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने मिलकर असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। और इस आंदोलन की जो मैंने मांग मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि स्वराज थी, यानी हम केवल स्वतंत्रता चाहते हैं, केवल हम ये चाहते हैं कि अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर चले जाएं। ये प्रयास उस समय महात्मा गांधी जी ने और इन सभी नेताओं ने मिलकर के किया था। परंतु इस आंदोलन का प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग अर्थ लोगों ने इसका निकालना शुरू कर दिया। कहीं पे इसका कुछ अर्थ निकला, किसानों ने इसका अलग अर्थ निकाला, जो शहरों में लोग रहते थे उन्होंने इसका अलग अर्थ निकाला, और जो बागानों में लोग थे उन सभी ने भी इसके अर्थ को अलग अलग निकाला, और जिसके प्रभाव अनेक प्रकार से देश पर पड़े। असहयोग आंदोलन को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो व्यक्ति थे उन्होंने अलग अलग तरीके से इसको समझना शुरू कर दिया। जैसे शहरों में इसका असर देखने को मिला। शहरों में क्या हुआ, शहरों में ये हुआ कि जो शहरों के बच्चे थे, जो बच्चे विद्यालय जाते थे, उन्होंने सरकारी विद्यालय को छोड़ दिया, उन्होंने विद्यालय जाना बंद कर दिया इस आंदोलन के विरोध में। उन्होंने कहा सरकार को हम विद्यालय नहीं जाएंगे तो सरकार को इससे दिक्कत होगी। उन लोगों ने विद्यालय अपने छोड़ दिए, बच्चों ने सब नाम कटा लिए, अपने घर बैठ गए।
इसके बाद जब विद्यालय बच्चों ने विद्यालय छोड़े तो जो भारतीय शिक्षक वहाँ शिक्षा देते थे उन्होंने भी अपने इस्तीफे दे दिए, विद्यालयों इस्तीफे दे दिए। बोलो हम भी इस्तीफा देते हैं, हम आज से नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हम भी आपका सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आंदोलन का नाम था इसमें सरकार का सहयोग नहीं करना, इसलिए उन्होंने भी वहां पर इस्तीफे दे दिए। इसके बाद जो वकील थे, जो वकालत करते थे, जो सरकार की तरफ से मुकदमे लड़ते थे, उन लोगों ने वकालत छोड़ दी, मुकदमे लड़ने बंद कर दिए। वो वहां उन्होंने भी जाना, अदालतों को बंद कर दिया। तो ये शहरों में इसके असर इस प्रकार देखने को मिले। इसके बाद जो विदेशी जो सामान थे उनको लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, उन सभी सामानों का प्रयोग करना भी बंद कर दिया। देश में इतनी तेजी के साथ, क्योंकि शहर में सब लोग जागरूक होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उन लोगों ने बहुत तेजी से उस आंदोलन को हवा दी और जो भी उनके सामान जो विदेश से आते थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामान थे, उनको खरीदना बंद कर दिया, उनको लेना बंद कर दिया। जो विदेशी वस्त्र थे, यहाँ तक के विदेशी वस्त्रों को उस समय जनता ने, शहरी जनता ने जलाना स्टार्ट कर दिया कि अब इनका प्रयोग हम नहीं करेंगे। कुछ दिन तक ये विरोध को चरम सीमा पर रहा, लेकिन उसके बाद संसाधनों की कमी थी भारतीयों के पास, विद्यालय अपने नहीं थे जो भारतीय लोग अपने विद्यालय खोल सकते थे, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो कुछ समय के बाद शहर में यह आंदोलन धीरे धीरे धीमा पड़ने लगा। क्यों? क्योंकि बच्चे घरों में रहने लगे। अब माता पिता ने सोचा भी कहाँ पढ़ेंगे, इससे तो वही ठीक थे। तो धीरे धीरे बच्चे वापस स्कूल को जाना शुरू हुआ। अब इसके बाद अब विदेशी कपड़े को जब हमने छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद जो हमारे यहाँ खादी कपड़ा तैयार होता था बहुत महंगा था। विदेशी कपड़े की तुलना में खादी कपड़े की महंगाई ज़्यादा थी, उसको सामान्य व्यक्ति नहीं ले सकता था। तो वहाँ उसको बहुत बड़ी दिक्कतें आई। बच्चे स्कूलों में लौटने लगे, वकील दोबारा से अपनी वकालत को जाने लगे और अध्यापक भी फिर दोबारा उन्हीं विद्यालयों में, क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं था। तो धीरे धीरे इसका असर शहरी क्षेत्रों में कम दिखाई देने लगा। शहरी जैसे जितनी तेजी से इसका विरोध हुआ, लेकिन धीरे धीरे इतनी जल्दी कोई व्यवस्था हम नहीं कर सकते थे। लोगों ने इसका थोड़ा सा अर्थ उल्टा समझ लिया और जल्दबाजी इन लोगों ने कर दी। धीरे धीरे बच्चे भी स्कूलों में लौट गए और अध्यापक भी विद्यालयों में चले गए और जो वकील थे उन्हें भी अपनी वकालत दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ी। ग्रामीण इलाकों में इस आंदोलन का अलग अर्थ निकाला गया। ग्रामीण इलाकों में इस आंदोलन का अर्थ इस प्रकार निकाला गया कि ब्रिटिश काल में जो अंग्रेजों का उस समय काल था, तो उस समय मजदूरों को बेगार का नियम पालन करना पड़ता था। बेगार, ये जो बेगार शब्द यहाँ पर आया है, इस बेगार शब्द का मतलब है कि उस समय जो जमींदारियाँ होती थी, जमींदार लोग होते थे, कई कई गांव के वो लोग मालिक होते थे, उनके पास दो जमीनें होती थी। जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी, कई सौ बीघे, तो उसका नाम जमींदार रख दिया जाता था। होता ये था कि जमींदार उन किसानों से और उन मजदूरों से अपनी खेतियों में काम कराते थे, अपने खेतों में, और इकट्ठा करके उसका कुछ भाग तो वो रोक लेते थे और कुछ भाग को अंग्रेजों को दे देते थे। तो इसलिए वो जमींदार जो व्यक्ति थे, जो जमींदार जो शब्द यहाँ पर है, वह अंग्रेजों और किसानों के बीच की कड़ी थी। अपना भी मुनाफा कमाते थे, उसके बाद अंग्रेजों को भी देते थे। अंग्रेजों को ये लाभ था कि उन्होंने 20-20, 30-30, 50-50 गाँव पर एक एक जमींदार बना दिया, तो उन्होंने उन भारतीयों को ही उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। वो लालच में आ जाते थे और वो पहले अपना पेट भरते थे, उसके बाद जो बचा हुआ उसको अंग्रेजों को देते। तो ये बेगार में जमींदार किसानों मजदूरों से बिना पैसा दिए, जमींदार किसानों से, बेगार व्यवस्था का मतलब ये है, इस बेगार शब्द का मतलब ये है कि किसानों से, मजदूरों से काम का बिना पैसे दिए काम कराना, यानी पैसा उनको नहीं देना, जो काम उन्होंने किया उसका पैसा नहीं देना और उनसे काम कराना, ये बेगार कहलाता है। केवल थोड़े बहुत भोजन के लिए भोजन दे दिया या कुछ नहीं दिया, ये दबाव है भी, ये काम आप करोगे, तो इस प्रकार।
तो इस बेकार व्यवस्था को खत्म करने के लिए उस समय अवध के अंदर, जो अवध प्रदेश है, वहाँ पर बाबा रामचंद्र तथा हमारे देश के जो देश आज़ाद हुआ सन 15 अगस्त 1947 में और देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि बाबा रामचंद्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वहाँ उन किसानों का नेतृत्व किया अवध में, और वहाँ पर उन्होंने अवध किसान सभा का गठन किया। अवध किसान सभा का गठन बाबा रामचंद्र तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, और वहाँ पर उन्होंने अपनी इस आंदोलन में, इस सभा को गठन करने के बाद सरकार के सामने कई शर्तें रखी कि हम अब लगान सरकार को नहीं देंगे, जो छोटे किसान हैं वो अब लगान नहीं देंगे, और ना ही ये किसान और मजदूर सरकार के लिए या किसी जमींदार के लिए किसी भी प्रकार से कोई भी बेकार नहीं करेंगे, यानी बिना पैसों के कोई भी काम नहीं करेंगे। ये कार्य वहाँ पर हुए, और इसके अलग से किसानों के इस आंदोलन कहीं कहीं आदिवासी क्षेत्रों में, जो आदिवासी क्षेत्र थे वहाँ भी किसान रहते थे, तो वहाँ पर वहाँ के किसानों ने इस आंदोलन का एक अलग ही मतलब निकाला, और उन्होंने इस आंदोलन को इस प्रकार जोड़ा कि अब इस आंदोलन के बाद हमको लगान नहीं देना होगा, और हम अब केवल अब लगान नहीं देंगे, और हमारी ज़मीनें हमको वापस मिल जाएंगी। बागानों के क्षेत्र में इस आंदोलन का एक अलग ही तरह का प्रभाव पड़ा, जिसमें 1859 में इंग्लैंड एंटी-रिलेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले जो व्यक्ति थे, चाहे वे पुरुष थी चाहे वे महिलाएं, लेकिन जब वह जितने समय के लिए, बागान आप समझते हैं चाय के बागान होते हैं जो पहाड़ों पर कार्य होते हैं, कहीं किसी भी क्षेत्र में असम में बहुत ज़्यादा है, तो उनको बागान, जो खेती बागान के द्वारा होती है, जैसे नंबर 1 पर इसमें चाय आती है, तो उस बागान में जो व्यक्ति आ जाएगा उसको जाने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि ये एक कानून इसी प्रकार का इंग्लैंड में पास किया था 1859 में। तो वहाँ पर जो लोग आ जाते थे वहाँ फंस जाते थे। जब उन्होंने उन लोगों को इस आंदोलन के बारे में जानकारी लगी, तो उन्होंने समझा कि अब हम आज़ाद हो गए, यानी कि अब हम यहाँ से आराम से जा सकते हैं। मजदूरों को घर जाने की अनुमति, इस आंदोलन को उन्होंने समझा कि अब वह आज़ाद है, वह अपने घर पर जा सकते। तो वहाँ पर उन लोगों ने अब यह समझ लिया कि अब देश में अंग्रेजों का राज ना होकर के गांधी राज है, अब महात्मा गांधी जी का राज है। अब कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, अपने अपने घर को जा सकता है। तो वहाँ से जो ये बागानों में काम करने वाले लोग थे, ये वहाँ से अपना अपना सामान लेकर चल दिए, क्योंकि इनको जानकारी नहीं थी कि आगे क्या होने वाला। तो ये सभी लोग वहाँ से निकलने के बाद और रेलवे स्टेशनों पर पहुँचे, क्योंकि वहाँ जो इनकी सुरक्षा थी, जो इनके सुरक्षाकर्मी हुआ करते थे, उनको ये अंदेशा ही नहीं था अंग्रेजों को ये लोग चले जाएंगे। उन्होंने सुरक्षा जो सिपाही थे उनको दूसरी जगह लगा दिया। तो ये लोग वहाँ से निकले, वहाँ से निकल के रात में या किसी भी समय ये लोग वहाँ से निकल गए। लेकिन जब ये अपने अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशनों पर पहुँचे और स्टीमरों पर पहुँचे, या स्टीमर वो होते हैं जो जहाज को बोल देते हैं, जो पानी में चलते हैं, ये लोग वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर हड़ताल थी पहले से, न रेलें चल रही थी न स्टीमर चलते थे, क्योंकि हड़ताल पहले से पूरे देश में हड़ताल थी। तो वहाँ पर उस प्रशासन को जानकारी लगी कि पूरे के पूरे बागान खाली हो, सभी लोग यहाँ से भाग गए। तो पुलिस ने पीछे से इनको घेर लिया, और ये कुछ लोग रेलवे स्टेशनों पर, कुछ लोग स्टीमरों के अड्डे पर, सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया, और इनको बहुत ज़्यादा इन पर लाठियाँ तोड़ी गई, इन पर मार फेरी गई, और इनको फिर वापस ला करके उन्हीं बागानों में घूस दिया कि यहीं पर आप लोग कर रहे हैं। इनको कम जानकारी होना, इससे साबित होता है कि इनको जब तक पूर्ण रूप से जानकारी ना हो, हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। वापस बेचारे वहीं आए, अलग से पिटे। इसके बाद
इन सभी घटनाओं को देखते हुए महात्मा गांधी जी को मुक्ति हुई। फिर इन सभी घटनाओं के कारण और गोरखपुर में चोरा चोरी कांड जो आपने सुना है, आपको पता है, वहाँ एक थाने में वहाँ ग्रामीण लोगों ने आकर वहाँ उनसे उत्पात कर लिया, आपस में टकराव हो गया, दोनों तरफ से पथराव हुआ, गंभीर चोटें आई, थाने में आग तक लगा दी। गोरखपुर के अंदर ये कांड हुआ। तो इन ऐसे घटनाओं को देखते हुए इस चोरा चोरी कांड से दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने आह्वान किया कि अब हम इस आंदोलन को रोकना चाहते हैं, हम इस आंदोलन को रोकना चाहते हैं, हम अब इस आंदोलन को ज़्यादा दूर तक ले जाना नहीं चाहते। तो फिर यह आंदोलन रुक गया उस समय। इसके बाद महात्मा गांधी जी ने एक विचार रखा कि हम आगे से कोई भी जब आंदोलन चलाएंगे तो उसके लिए हम पहले जनता को उस आंदोलन के बारे में समझाएंगे, उस आंदोलन का उद्देश्य बताएंगे, उस आंदोलन का कार्यक्षेत्र बताएंगे कि कहाँ किस प्रकार से आंदोलन लागू होगा, इन सभी के बारे में, उस आंदोलन के बारे में पूरा उसको पढ़ाएंगे, किन किन लोगों को इसमें कार्य करना है। उससे पहले हम कोई भी आंदोलन नहीं करेंगे। ये महात्मा गांधी जी ने इसमें स्पष्ट किया कि हम अब आगे से जो भी आंदोलन करेंगे उसकी पूरी रूपरेखा, उसका उद्देश्य, उसका विषय क्षेत्र सभी तय करने के बाद ही हम आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। अब बच्चों, ये आज के लिए ये इस भारत में राष्ट्रवाद का दूसरा भाग की वीडियो थी, ये आज आपने देखी होगी। इसके साथ आपको इसके जो मुख्य बिंदु हैं इनकी PDF भी आपको इसके साथ सेकंड होकर मिलेगी। आप उसको अपनी जो नोटबुक है, जो फेयर आपका रजिस्टर है, उसमें आप इसको करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन आप वीडियो देखें और उसके बाद ये सारा कार्य करें। हम आशा करते हैं कि यह अध्याय आपके समझ में सही रूप से आएगा और जहाँ भी इसमें कुछ त्रुटियाँ रह जाएं उसको आप अपनी किताब से दोबारा पढ़ें। स्वाध्याय भी आप कर सकते हैं, स्वाध्याय करने से भी बहुत कुछ कार्य आप कर सकते हैं। धन्यवाद।